के अंदर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, एक लाइट की इंटेंसिटी का हमारे पास क्या फर्क पड़ता है। सो आज हम यहां पर समझते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो हमारे पास लाइट की फ्रीक्वेंसी का आपके पास क्या फर्क पड़ेगा ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि अगर मान लिया जाए मेरे पास कहीं पर एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर मेरे पास यहां पर इस तरीके से एक वैक्यूम ट्यूब है और यहां पर मेरे पास एक कैथोड है। नाउ दिस इज अ कैथोड और ये मेरे पास यहां पर वैक्यूम ट्यूब है और मेरे पास यहां पर क्या आ गया, आपके पास एनोड आ गया। सो दिस इज कैथोड, ये मेरे पास एनोड आ गया और यहां पर मान लेते कि मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही अलग तरीके से सर अभी आपके आपने पास स्टार्ट काम किया है कर। ना? बोलो जी बोलो, शाबाश बोलो। सर अभी आपने स्टार्ट किया है ना? बिल्कुल स्टार्ट किया बच्चा हमारे पास। ओके ये सर। मेरे पास यहाँ पर एम मीटर आ गया और यहाँ पर मेरे पास वोल्ट मीटर आ गया। ये मेरे पास यहाँ पर क्वार्ट्ज की एक ट्यूब है और ये क्वार्ट्ज की ट्यूब यहाँ पर लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। ये एनोड है, ये कैथोड है। हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किया क्या जाता है हमारे पास यहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है, कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कांस्टेंट, कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कांस्टेंट। हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखते हैं, कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट। हमने इसको कांस्टेंट रखा, बिल्कुल कांस्टेंट रखा। एंड आपके पास यहां पर क्या आ जाता है, एंड कीपिंग एंड आल्सो कीपिंग एंड कीपिंग द फ्रीक्वेंसी and keeping the frequency above than, अब देखिए बच्चे, above than the threshold frequency, above than the threshold frequency। तो क्या चीज पता लगती है, above than the threshold frequency, threshold frequency। अब देखो मैंने यहां पर इंटेंसिटी को फिक्स रखा और मैंने यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर रखना है। ये बात हमको पहले तो क्लियर होनी चाहिए। इफ वी वेरी दी, अगर हम वेरी करते हैं यहां पर, इफ वी वेरी दी, आपके पास यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, इफ वी वेरी दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, अगर हम यहां पर वेरी कर देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को, तो हमें क्या चीज समझ में आती है, हमको ये चीज समझ में आती है बच्चे, द सैचुरेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट। जो सैचुरेशन करंट है हमारे पास ये आपके लिए कांस्टेंट रहता है। द सैचुरेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमारे पास पूरी तरह से कांस्टेंट रहता है। जो सैचुरेशन करंट है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जिस नंबर, जिस रेट के ऊपर आ रहे हैं बच्चे, वो हमारे पास क्या रहते हैं बच्चे, कांस्टेंट रहते हैं। वो आपके पास कांस्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है आप लगातार उसको चेंज कर रहे हो। सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे हमारे पास हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है बच्चा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉप्स टू जीरो, ये जीरो की तरफ ड्रॉप हो जाता है आफ्टर 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 द after the cathode is made after the cathode is made positive with respect to the anode, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दी एनोड। अब होता क्या है बच्चा हमारे पास, यहां पर आप कैथोड को नीचे, ये जो मैंने एरो बनाया है, इस एरो का एक मतलब है, इस एरो का ये मतलब है हमारे पास कि ये जो मेरे पास नीचे नेगेटिव पोटेंशियल है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो हमारे पास यहां पर होता क्या है कि आप इस पोटेंशियल को, जो कि पहले नेगेटिव और पॉजिटिव है, किसी तरीके से, किसी मैनेज करके आप इसको कैथोड को पॉजिटिव
और इसको नेगेटिव बना सकते हो। इसकी नॉब होती है, उस नॉब को आप घुमा देते हो। जैसे पंखा तेज चल सकता है, पंखा धीरे चल सकता है, वैसे आप इसके पोटेंशियल को भी चेंज कर सकते हो। शुरुआती दौर के ऊपर कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे जैसे आप कैथोड को पॉजिटिव करना शुरू करते हो और एनोड को नेगेटिव, तो करंट ड्रॉप होने लग जाता है, करंट जीरो होने लग जाता है। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। आपके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्लो डाउन हो लग जाती है और एक पोटेंशियल पे करंट आकर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। the respective potential is called कट ऑफ वोल्टेज। जो रिस्पेक्टिव पोटेंशियल है हमारे पास, द रिस्पेक्टिव पोटेंशियल इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। द रिस्पेक्टिव पोटेंशियल इज कॉल्ड, इसको आप क्या कह देते हो, कट ऑफ पोटेंशियल बोल देते हो। ये हमारे पास बन जाती है कट ऑफ पोटेंशियल। दिस बिकम्स द कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर इसको हम एक और नाम दे देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम एक और नाम दे देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? एक ऐसा पोटेंशियल जिसपे कैथोड को अब आपने क्या करना है, पॉजिटिव, और एनोड को क्या करना है, नेगेटिव, और करंट को आपने जीरो करना। ये हम करते हैं खुद अपनी मर्जी से। एंड दिस रिस्पेक्टिव पोटेंशियल इज कॉल्ड द कट ऑफ पोटेंशियल और द स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम इसको कट ऑफ या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं। एंड, और एक और बात ध्यान रखना, एंड दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो पता लगा ये डिफरेंट हो जाता है फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट करते हो तो आपके लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। पर क्यों? इंटेंसिटी ऑफ लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जितने ज्यादा इंटेंस लाइट होगी उतना ज्यादा बच्चा आपके पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि फोटॉन्स का नंबर इंटेंसिटी से रिलेटेड है, और जितना ज्यादा बच्चे इलेक्ट्रॉन निकलेगा करंट भी उतना ज्यादा है। लेकिन जब मैं इस केस में इसके वोल्टेज को चेंज करना शुरू करता हूं, किसके बच्चे, आपके पास नीचे वाले वोल्टेज को, करंट कांस्टेंट है और मैंने नीचे वाले वोल्टेज को चेंज करना शुरू कर दिया। अब कैथोड जो कि पहले नेगेटिव होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन एनोड के पास जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन एनोड के पास जाएगा। अब मैं इस कैथोड को पॉजिटिव बनाना शुरू कर देता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को रोक रहा हूं। तो पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, तो थोड़ी देर के बाद 10 के बाद 8 पहुंचेंगे, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, और 2 के बाद 1, और वहां पर करंट जीरो हो जाएगा। पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम किसी भी लाइट से किसी कैथोड को स्ट्राइक करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकलेगा, उसका पता कैसे लगेगा? उसको रोक के पता लगेगा। उसके ऊपर रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाई जाती है। जो तो इलेक्ट्रॉन रिटार्डिंग पोटेंशियल को क्रॉस कर गया, रुका नहीं इस पोटेंशियल की वजह से, इसका मतलब उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा। एनोड के नेगेटिव होने के बावजूद भी यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, और इस वजह से यहां पर इसकी हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो फिर हमारे पास करंट क्यों नहीं आ रहा? यार, एक इलेक्ट्रॉन से कितना करंट आएगा, और उस करंट से एमीटर रीडिंग दे देगा। ये तो एक बच्चों वाली बात हो जाएगी। ये सोचना कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, उन्होंने इतनी फोर्स लगा दी कि जो आपके पास यहाँ पर एमीटर की सुई है उसने रीडिंग दी। तो ये बच्चे वो रीडिंग नहीं दे पाता है, लेकिन क्या वहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे? यस, वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे। जी प्रोफेसर साहब बोलो। सर सैचुरेशन करंट और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये कैथोड और एनोड के बीच के वोल्टेज की आपके पास एक्सिस आ जाती है। ये दो चीजें आ गई। नाउ दिस इज द करंट, ये मेरे पास आई है। नाउ दिस इज द वोल्टेज ऑफ द एनोड
विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। पहले हम एनोड को कैथोड के हिसाब से क्या रखते हैं, पॉजिटिव। तो कैथोड पे लाइट गिरी, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो एनोड पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या थे बच्चे, वहां पे ट्रेवल करने स्टार्ट कर दी, करंट बन गया। लेकिन क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी को आपने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो लाइट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ फोटॉन्स है जो जाकर टारगेट को हिट कर रहे हैं, और फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। मेरी बात समझ गया, मेरी बात समझ सर गया। आ गया सर। तो हमारे पास एक पॉइंट के बाद आप वोल्टेज चाहे जितनी मर्जी बड़ी कर दो, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी फिक्स है, लाइट की इंटेंसिटी फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या आएगा, फिक्स आएगा। वोल्टेज चाहे तुम जितनी मर्जी बड़ी कर लो, करंट आपके पास कांस्टेंट आएगा। उसको आप कौन सा करंट बोलते हो लड़के, सैचुरेशन करंट। आई मेरी बात समझ में? सर थोड़ी देर बाद तो वो कम नहीं हो जाएगा करंट? देख जो तुम बोल रहे हो बच्चा, हमारे पास कम कैसे होगा, मुझे एक बात बताओ कि करंट कैसे कम हो जाएगा। पानी से भरी हुई एक टंकी है और लगातार उसमें से पानी आप डाल रहे हो, और नीचे से नलका ऑन है, पानी डाल रहे हो आप ऊपर से, लेकिन सर थोड़ी देर के बाद पानी जो आप ऊपर से डाल रहे हो वो कम हो जाएगा। लेकिन क्या हम ऊपर से पानी की सप्लाई ऑन है? बिल्कुल सर, पानी की सप्लाई ऑन है, लेकिन आपने नलका खोला हुआ है, तो सर थोड़ी देर के बाद ना यहाँ पानी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? जब लाइट चालू है और वो आपके पास मेटल बॉडी पे गिर रहा है, फोटोन बार बार उसके ऊपर जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो बच्चे वहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का निकलना तो जारी रहेगा ना बच्चे। और आपने एनोड को पॉजिटिव बना रखा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ को खींचेंगे बताओ बच्चे, एनोड की कैथोड से कहाँ तरफ। की तरफ को खींचेंगे बच्चे, एनोड की तरफ। सर अगर करंट एनोड, कांस्टेंट हो जाएगा, ये बात सही है, पर वो जीरो होगा, ये बात सही नहीं। बोलो सर बच्चे। एनोड, सर एनोड पे अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो एनोड का पॉजिटिव है उससे वो धीरे धीरे कम होगा। तो क्या बच्चे? सर जो एनोड का जो पॉजिटिव उस पे मतलब पॉजिटिव है ना एनोड, तो सर इलेक्ट्रॉन जब उसकी तरफ मूव करेंगे तो उसका सर जो पॉजिटिव चार्ज मतलब वो कम नहीं होगा फिर, जिससे किसका इलेक्ट्रॉन, बच्चे? एनोड का। तो नीचे बैटरी भी तो लगी है ना काके, अच्छा वो मेंटेन कर करके। पूरा क्लोज सर्किट है ना बच्चा आपके पास, हाँ या ना? ओके सर आ गया सर। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये सैचुरेशन करंट मिल जाता है, और क्योंकि मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट को यूज कर रहा हूं, पर इंटेंसिटी सेम है, ये तीन बच्चे मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट को यूज कर रहा हूँ, तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट को यूज कर रहा हूँ। ये मेरे पास करंट है, ये तीनों की इंटेंसिटी सेम है, तो तीनों लाइट्स के लिए सैचुरेशन करंट आपके पास सेम होगा, लेकिन तीनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 है। इन तीनों के लिए बच्चा हमारे पास करंट ड्रॉप होगा, लेकिन अलग अलग वोल्टेजेस पे ड्रॉप होगा। ये कौन सी वोल्टेज है? जब आपका एनोड कैथोड के विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप उसको रिटार्ड कर रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल रहे हैं कैथोड से, आप उनको रिटार्ड कर रहे हो, यानी कि वो जिस भी काइनेटिक एनर्जी से निकले हैं, लाइट के गिरने से जिस भी काइनेटिक एनर्जी से निकले हैं, आप उनको रोक रहे हो, आप उनको एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो। जब आप इस डायरेक्शन में देखते हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं कि रिटार्ड कर रहे हैं, तो आंसर है एक्सेलरेट करेंगे। और क्यों एक्सेलरेट करेंगे? क्योंकि एनोड पॉजिटिव। यहां पर आपके पास आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिटार्ड करेंगे, और रिटार्ड करते करते इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो हमारे पास एनोड पे पहुंच रहा है वो कम होने लग जाएगा, ज्यादा होने लग जाएगा, कम हो कम जाएगा। हो जाएगा। और वो कम होगा तो इतना कम हो जाएगा कि वहां पर बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक या दो इलेक्ट्रॉन ही पहुंच पाएंगे, बाकी सब रुक जाएंगे, बाकी सब के सब बच्चे आपके पास रुक जाएंगे, सिर्फ एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंच पाएंगे। और आप बोलोगे ऐसी वोल्टेजेस के ऊपर हमको क्या मिलता है बच्चे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये मेरे पास पहले का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये मेरे पास दूसरी लाइट का, और ये मेरे पास तीसरी लाइट का। ये मेरे पास तीनों लाइट्स का अपना अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हमारे पास इंपॉर्टेंट ये भी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, इट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ 3।
यानी कि मेरे पास यहाँ पर ये पहला आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसके ऊपर लगा, सबसे ज्यादा आपके पास किसके ऊपर लग रहा है बच्चे, आपके पास μ1 के ऊपर। उसको रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमको एनर्जी चाहिए, ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल चाहिए, और फिर μ2 के लिए उससे छोटा और μ3 के लिए सबसे छोटा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। मुझे क्या चीज पता लग रही है, अगर आपसे बात की जाए तो मुझे यहां पर क्या चीज पता लग रही है, नंबर वन कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या कंट्रोल करेगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करती है बच्चे, एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, किसकी, ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करेगी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी बच्चे हमारे पास, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो कि कैथोड से एनोड की तरफ भागता है। और दूसरा पॉइंट बच्चे, क्या यहां पर सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है, आंसर है नहीं। ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास यहां पर जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां पर सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं, सबकी बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि हमारे पास जब स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया जाता ओनली द एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन मैनेज टू रीच दी आपके पास एनोड। जब आप यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हो तो आपके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है वो बच्चे हमारे पास पहुंच पाते हैं, किसके पास, नेगेटिवली चार्ज एनोड। यानी कि एनोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, फिर भी वो उस तक पहुंच पा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज सफिशिएंट लार्ज, वो इतनी लार्ज है बच्चे हमारे पास कि वो हमारे पास नेगेटिव चार्जली बॉडी के पास भी पहुंच जाए। तो ये पहली बात हमको दिमाग में आनी चाहिए। इससे मुझे एक और बात समझ में आती है, क्या कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन जिस भी फोटोन से टकराता है उससे वो पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है, तो आंसर है नहीं सर, ये तो प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि आप फोटोन की पूरी एनर्जी ले लो और हो सकता है कि आप फोटोन की कोई भी एनर्जी ना लो। जब आप फोटोन से कोई भी एनर्जी नहीं लेते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है, और जब आप सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ये पॉइंट हमको बहुत क्लियर होना चाहिए जिससे हम आगे की तरफ को चल पड़ते। तो एक चीज क्लियर है, इंटेंसिटी से करंट कंट्रोल होता है, क्योंकि यहां पर इन तीनों लाइट्स की इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास I3 के बराबर है। ये तीनों की तीनों हमारे पास जो लाइट्स है इनकी इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो तीनों को रोकने के लिए मुझे अलग अलग आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा। अब पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब बच्चे आ गया देयरफॉर, इसका मतलब देयरफॉर क्या आ गया, इफ वी नॉट, अगर मेरे पास वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अगर मेरे पास वी नॉट क्या है, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इसका मतलब देयरफॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, तो आपका जवाब होगा EV नॉट के बराबर। एक प्रॉब्लम रहेगी कि बच्चे को यूनिट की बहुत टेंशन होगी, क्योंकि यहाँ पे टेंशन यूनिट की होती है। अगर कोई बच्चा जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ बराबर कर देगा गलत हो जाएगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोल रहा हूं तो ये अब जूल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। राइट हैंड साइड भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहां पर अब आज के बाद किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा तो वो मैक्सिमम होगी। रीजन, मैंने मैक्सिमम बोल दी तो उसके नीचे की सारी कवर हो जाएगी। जब भी मैं बोलूंगा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर
इतना काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला तो मतलब वो मैक्सिमम होगा, और उसको आप किससे कैलकुलेट कर रहे हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल से। क्योंकि अगर आपको अपर लिमिट पता है तो नीचे तो सब कुछ अपने आप कवर हो जाएगा। अगर कोई पर्सन बोलता है मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसमें 9 का भी होगा, 8 का भी होगा, 7 का भी होगा, 6 का भी होगा, 5 का भी होगा, 3 का भी होगा, 2 का भी होगा, 1 का भी होगा और 0 का भी होगा, लेकिन 10 से ऊपर का नहीं होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट की लगी है। तो ये पॉइंट हमको यहां पर क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखूं तो वहां पर उसका मास मैक्सिमम होना चाहिए कि स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए? तो आंसर है स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम स्पीड इतनी ज्यादा कि बच्चे वो नेगेटिव होने के बावजूद नेगेटिव के ऊपर जाकर स्ट्राइक कर जाए। नेगेटिव चार्ज है उसका, और सामने प्लेट भी नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव नहीं है, हम नेगेटिव करते हैं उसमें, और तब भी जाकर वो उसको टकरा जाता है। तो करंट क्यों नहीं आता फिर? यार एक इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से, 3 इलेक्ट्रॉन से कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो आपको रीडिंग देगा? रीडिंग तब आती है बच्चा हमारे पास जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाकर उस टारगेट पे हिट करते हैं। यहां पर 2 से 4 हैं जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके पास 0 काइनेटिक एनर्जी होगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसी काइनेटिक एनर्जी है? 0, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में। ये पॉइंट याद रखना। तो मेरे पास यहां पर मैक्सिमम स्पीड कितने के बराबर आ गई? जल्दी बता दो। तो ये अंडर रूट ऑफ 2e⁵ अपॉन m, जहां पर v0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, v0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब, ठीक है। गिरीशा, नमन, मृणाल, ये ठीक है बच्चे? क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है बच्चे हमारे पास? ठीक है मृणाल? यस सर। अब हम चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। कहने का मतलब मुझे ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया और ये बात समझ में आ गई कि अगर मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा तो 2 चीजें, इंटेंसिटी करंट कंट्रोल करती है और फ्रीक्वेंसी एनर्जी कंट्रोल करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर कोई टीचर कल को आपको ये बोलता है पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है, आप बोलोगे पोटेंशियल कहाँ लगाना है? अगर एनोड मेरे पास पॉजिटिव है और मैं एनोड को और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव करता जाऊंगा तो करंट एक पॉइंट के बाद जाकर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर मैं एनोड को नेगेटिव करना शुरू करूं तो करंट ड्रॉप होके 0 हो जाएगा। क्या वो एकदम से 0 होता है या थोड़े टाइम के बाद 0 होता है? तो आंसर थोड़ा टाइम लगाता है। ये क्यों टाइम लगा रहा है? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स एकदम से स्टॉप नहीं होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 जिन जिन की एनर्जीज के बराबर का पोटेंशियल लगता जाएगा वो रुकते जाएंगे, और फाइनली जब करंट 0 हो गया तो इसका मतलब सबसे मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को आपने रोक दिया, वो अब आपके पास पहुंच पाया, बाकी कोई नहीं पहुंच पाया। तो इस वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्लियर होगी बात? ये वाली पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट वन अब हमारे पास क्या? नेक्स्ट बच्चे अब हमारे पास यहां पर आपके लिए पॉइंट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन 2003 इन जेई एडवांस। ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास पूछा गया था और इस क्वेश्चन के अंदर हमको 3 लाइट्स का आपके पास डिस्क्रिप्शन दिया गया था। ये 3 लाइट्स हैं बच्चा हमारे पास। यहां पर मेरे पास 3 लाइट्स हैं और इन 3 लाइट्स के अंदर हमको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया जिनको हमको पढ़ना है। तो ये मेरे पास एक लाइट आ गई बच्चे। इसी तरीके से मेरे पास ये एक और लाइट आ गई, मतलब कि ऐसे लाइट आपके पास दे रखी है, और मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास मान लेते कि मेरे पास ये तीसरी लाइट आ गई। ओके, ये मेरे पास 3 लाइट्स हैं और ये तीनों लाइट्स, लाइट ए, लाइट बी, लाइट सी, ये मेरे पास यहां पर करंट है और ये मेरे पास वोल्टेज है। एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड।
ये एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पॉजिटिव है, ये एनोड विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड नेगेटिव है। और यहाँ पर मेरे पास इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। नंबर 1 बताओ, इसके अंदर से इन तीनों लाइट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन थी इसमें, और कोई भी बच्चा कर सकता था, कोई भी बच्चा। बहुत आसान क्वेश्चन। क्या पूछा गया? इन तीनों लाइट्स के अंदर आपके पास क्या रिलेशन है? मैं बताता हूं। ए और बी इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है। आपके पास इंटेंसिटी ऑफ ए एंड बी इज सेम, और इन दोनों की इंटेंसिटी सी से बड़ी है, ग्रेटर देन सी। क्लियर होगी बात ये वाली? क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन, मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा किसकी कम? तो आप यहां पर क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सी। और फिर लास्ट बताओ, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बताओ शाबाश। इनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। और ये बच्चे आईटी एडवांस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत मुश्किल तो नहीं था, बहुत आसान था, बहुत आसान। यही ऐसे क्वेश्चंस बच्चे बार बार आप देखेंगे कि आपको पूछे जाएंगे। पहले तो मुझे ये ग्राफ क्लियर होना चाहिए भाई कि ये ग्राफ की क्लैरिटी मेरे पास है या फिर नहीं। अगर ये ग्राफ की क्लैरिटी नहीं है मेरे पास तो भैया मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब कि मुझे ये पता ही नहीं है कि ग्राफ के अंदर ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है, ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है, या ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है, ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है। तो अगर मुझे इसकी क्लैरिटी है तो मैं आगे चलता हूं, नहीं क्लैरिटी तो हम और सर खा लेते हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन के अंदर कोई डिफिकल्टी? जी लोकेश बोलो। सर फ्रीक्वेंसी वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। बेटा क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी बच्चा हमारे पास डिसाइड करती है कितना बड़ा एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितना बड़ा वो एनर्जेटिक होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा। यहाँ पर ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल बी से ज्यादा है। बी और बच्चे आपके पास यहाँ पर बी और सी से क्या है बच्चे? ज्यादा। सी की भी लाइन यहाँ आ रही है, बी की भी यहाँ पर आ रही है। तो हमको ये पता लग रहा है कि ए वाली लाइन के ऊपर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो मतलब ए वाली जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। और आपके पास बी और सी के इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए आपको कम पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, तो मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी क्योंकि एक जगह पे रोक रहे हैं। और दूसरा, इनकी फ्रीक्वेंसी ए से आपके पास क्या होगी? कम हो जाएगी। और क्यों कम हो जाएगी जरा सोच के बताओ? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। ठीक है लोकेश? यस ठीक सर, है लड़के? यस सर। अब चलते हैं बच्चा हमारे पास आगे की तरफ। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ द आपके पास ग्राफ बिटवीन stopping potential and the frequency, stopping potential and the frequency, stopping potential and the frequency, and the frequency, stopping potential and the frequency। क्योंकि stopping potential कहीं ना कहीं एनर्जी को डिनोट करती है, तो हम यहाँ पर इसको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे। कई जगहों पर इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के जगह काइनेटिक एनर्जी भी बोल दिया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय काइनेटिक एनर्जी आल्सो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से भी आप इसको रिप्लेस करते हो। देयर इज नो पॉइंट कि आप इनको अलग अलग मान के चले। कहने का मतलब, मैं अगर यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं of the kinetic energy versus the frequency, तो यहां पर एक ग्राफ बनाया गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और हमारे पास फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ग्राफ बना। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमारे पास क्या बनाया गया बच्चा? आपके पास यहां पर ग्राफ को बनाया गया। ये हमारे पास एक ग्राफ बनाया गया। ये ग्राफ बना कैसे? सबसे पहली चीज है बच्चा, हमारे पास ये पता लगा कि आपकी जो भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे नहीं हो सकता।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद मिलेगा। और उसके बाद जैसे जैसे आप लाइट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको जो फोटो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उस फोटो, और इंटेंसिटी कांस्टेंट है, आई मस्ट से दैट हियर द इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है, तो बढ़ती जा रही है। एक चीज कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है सर प्रोपोर्शनल, पर पॉइंट ये भी है, और क्या पॉइंट है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती। तो हमारे पास यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती। और अगर कोई बच्चा बोलता है सर मिलती है, तो बताओ पॉजिटिव मिलती है कि नेगेटिव मिलती है, बोलो नेगेटिव मिलती है कि पॉजिटिव मिलती है, तो आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव मिलती है। और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तो आंसर है नहीं। कोई बच्चा बोलता नहीं सर करती है, मैंने देखा सर, मेरे को पता है, तो बेटा इसका मतलब वो बच्चा क्या कर रहा है, हाफ mv² इज इक्वल टू नेगेटिव, तो मास तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलो इसका मतलब v² नेगेटिव, तो बताओ किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट क्या होता है, रियल होता है कि इमेजिनरी होता है, जरा बताओ। इमेजिनरी होता है। तो अगर ये इमेजिनरी है, अगर ये इमेजिनरी है बच्चे हमारे पास, तो मतलब इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर आप बोलते हो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसकी स्पीड इमेजिनरी होगी, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये ग्राफ बच्चा हमको देखा गया। नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर क्या देखा गया, नंबर 1 द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, kinetic energy maximum has a direct linear relationship, direct, बिल्कुल direct, has a direct linear relationship, has a direct linear relationship with the frequency, with the frequency, with the frequency, ये frequency के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नंबर 2 बच्चे हमारे पास there is no kinetic energy of photoelectron below आपके पास क्या बच्चे F0। यहाँ पर ये रिलेशन कब वैलिड है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर तभी वैलिड है जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के ऊपर है, अगर उससे नीचे कुछ नहीं होगा बच्चे, आपको यहाँ पर नेगेटिव मिल जाएगी। क्लियर है? तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल द बॉडीज, जितनी भी बॉडीज है, ऑल द बॉडीज शोज आइडेंटिकल, सेम नहीं आइडेंटिकल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल एंड सेम, पता है ना बच्चे, आइडेंटिकल और सेम के बीच में फर्क है। सेम का मतलब हमेशा हर ग्राफ की एक ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसा नहीं है। आइडेंटिकल, एक जैसा ग्राफ बनेगा, एक ही ग्राफ नहीं बनेगा, एक जैसा और एक ही ग्राफ बनना, दोनों में फर्क है बच्चे। ऑल दी बॉडी शोज द आइडेंटिकल कर्व्स या आइडेंटिकल स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर आप किसी दूसरी बॉडी के लिए ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ बच्चे हमारे पास ऐसा ही बनेगा। हाँ, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, उसके लिए सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन रहेगा बच्चे वो ग्राफ ऐसे। क्लियर होगी बात? आइडेंटिकल स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्लोप इज आल्सो सेम, और सभी ग्राफ की स्लोप सेम होगी। सपोज यहाँ पर मैं किसी मेटल बी के लिए यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, उसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, उसकी अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी F0 ये कोई दूसरा मेटल, और हमारे पास यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ये एंगल थीटा और ये बच्चा आपके पास एंगल थीटा, दोनों की स्लोप सेम होगी, दोनों की स्लोप आपके पास क्या होगी बच्चे, सेम होगी। लेकिन मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूं, दोनों की स्लोप सेम होने के बावजूद भी बच्चा हमारे पास दोनों का नेचर अलग अलग है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम।
आगे चल के पता लगा कि इसकी जो स्लोप होती है वो एक इंपॉर्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होती है, जो कि आपके पास आइंस्टीन ने खोजी थी। ये ग्राफ आपको पता लग गया, ये ग्राफ आपको पता लग गया बच्चे? यस सर। ये ग्राफ पता लग गया जी। सर। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है। जी बोलो, शाबाश। जी आकृति बोलो। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो लाइन आगे एक्सटेंड होके जब y इंटरसेप्ट पे कट करेगी तो वहां ये से वर्क वर्क फंक्शन बताएगी, भी निकलेगा। ये वर्क यस फंक्शन बताएगी, यस और नो, है ना? यस सर यस सर। अच्छा, मतलब कि सही है, मेरे को भी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ लड़की, बिल्कुल सही चीज है। अब जैसे कि बच्चे हमारे पास हो गया कि आपने पढ़ा नहीं था और कहीं नहीं पढ़ा था, बिल्कुल सही पढ़ा था, कहीं को सही से कर दीजिए, यस क को सर। स से चेंज कर दीजिए, बिल्कुल सही। अब ये बोलो सर मैंने सही पढ़ा था, और कहीं नहीं, बिल्कुल सही पढ़ा था। लड़की, हम कहानी को बनाते हैं, बुनते हैं, हम कहानी को एक स्वेटर की तरह बुनते हैं ताकि आपको पता लग सके कि साइंटिफिक डिस्कवरीज कैसे हुई थी। तो ये हमारे पास प्रिलिमिनरी है लड़की, मतलब कि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो आपके पास है। अच्छा, उनके पास ये आया था, ये वो चीजें हैं जो कि शुरुआती दौर पे पहले से थी आइंस्टाइन के इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से बनने से पहले, पर किसी ने इसकी इक्वेशन को बनाया नहीं था, क्योंकि किसी को फोटोन पिक्चर ऑफ मॉडल के बारे में पता ही नहीं था कि लाइट जो होती है उसके अंदर हम फोटोन्स डालेंगे तो सारी की सारी चीजें सेट हो जाएंगी। ये तो आइंस्टाइन साहब आए थे जो बोला था नहीं नहीं, इस चीज को ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझो, तो उन्होंने वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आया था। बिल्कुल सही चीज है। जहां पर, तभी तो बच्चे मैंने इंटेंशनली इसको पीछे लेके गया हूं ना, कि मुझे पता है कि बाद में मुझे कहानी क्या डालना। क्लियर? अच्छा, एक और बात है बच्चे, एक और बात है, जरा एक और चीज अगर मैं यहाँ पर आपको ध्यान से ऑब्जर्व करने को बोलूं, ये मेरे पास मेटल ए और ये काके मेरे पास आ गया मेटल बी, तो मेटल ए मेटल बी ये मेरे पास आ गया। अच्छा, इसके अंदर अगर देखा जाए, मैं दोनों मेटल्स को सेम फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं। देख बच्चे जरा देख, मैं दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, तो ये फ्रीक्वेंसी बी के भी थ्रेशोल्ड से ऊपर की है और बच्चे ए के भी थ्रेशोल्ड के ऊपर की है, दोनों को बच्चे मैंने दी। तो अब मुझे ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी किसको ज्यादा मिली, ए वाले को मिली कि बी वाले को मिली? तो सेम होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यानी कि ए वाले को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और बी वाले को कम, क्योंकि और फिर टीचर क्या बोलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ए का कि बी का? तो ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। और रीजन बच्चा हमारे पास क्या है, क्योंकि ए की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन टीचर हमको यहाँ पर पूछता है, बताता है, और हमको उसको पिक करना है कि अच्छा ये चीज मुझे पता लगी कि सेम फ्रीक्वेंसी पे जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और बी की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और ये चीज मुझे पता लग जाएगी। अब आगे चलें बच्चे, इसके अंदर से आगे डिस्कशन करें। तो स्लोप सेम आ गई, आइडेंटिकल स्ट्रेट लाइंस बन गई, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आइंस्टीन साहब आए और हम यहाँ पर अब डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं बच्चे। वी हैव द आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो वी हैव द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है? हमारे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन साहब, हमारे पास उन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात बोली कि मेरे पास अगर कहीं पर भी कोई एक मेटल सरफेस प्रेजेंट है और इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन मेरे पास फाई नॉट के बराबर है, ये इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड थी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर ये मेरे पास फाई नॉट इसका वर्क फंक्शन है, या हमारे पास इसका वर्क फंक्शन है, और इसके ऊपर एक लाइट गिरती है और इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, इसकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है सफिशिएंट, आपके पास फ्रीक्वेंसी है एफ which is greater than the threshold frequency f0,
ये वाली चीज, इससे बच्चा हमारे पास ज्यादा है, क्योंकि वर्क फंक्शन को लिखा जा सकता है HF0, याद रखना। तो हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इजेक्ट होंगे उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। हालांकि फिर बच्चा हमसे बहस करता है, और बिल्कुल वैलिड बहस करता है कि सर ये मैक्सिमम थोड़ी ना है, आप तो बोल रहे हो कि हर तरीके के होते हैं। जी बिल्कुल हर तरीके के होते हैं, पर जब हम मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो उसको मेजर भी मैक्सिमम के टर्म्स में किया जाता है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और अगर आपने मैक्सिमम की बात कर ली तो इसके नीचे की अपने आप बात हो जाएगी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, पूरा फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, यहां पर एनर्जी कंजर्व होगी, फोटोन्स का नंबर कंजर्व नहीं होगा। मेरी बात को पॉइंट कर लेना, यहाँ पर फोटोन्स का नंबर कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि फोटोन एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फोटोन गिरकर खत्म हो जाते हैं, उनका नंबर बच्चा आपके पास कंजर्व नहीं है, एनर्जी आपके पास कंजर्व है। तो इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात आ गई, मैंने यहाँ पर एनर्जी दी, थोड़ी एनर्जी वर्क फंक्शन पे चलेगी और बाकी एनर्जी मैक्सिमम पे मिल गई। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई कि एनर्जी ऑफ द लाइट, हमारे पास जो एनर्जी ऑफ लाइट है वो दो जगहों पर आपको नजर आई। एक, उसने वर्क फंक्शन को बच्चे ओवरकम किया, प्लस बच्चे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकली, और किसके बच्चे आपके पास, इस पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रॉन के। एंड देयरफॉर इस वजह से ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू H इंटू F माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। और ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आगे किसके बच्चे, फोटो इलेक्ट्रॉन की। और इसी वजह से यहां पर इस बच्चे ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, ये तो बाद में आइंस्टाइन ने जाकर बताया कि ये जो इंटरसेप्ट है ये वर्क फंक्शन के बराबर, ये इंटरसेप्ट हमारे पास किसके बराबर है, वर्क फंक्शन के बराबर। तो ये मेरे पास फेमस इक्वेशन आगे किसके बच्चा, आपके पास आइंस्टीन साहब की। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं, प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रॉब्लम बच्चा हमारे पास ये हुई कि मैं इस फाइनॉट को क्या लिख सकता हूं, तो मैंने बोला जी मैं इस फाइनॉट को लिख सकता हूं HF माइनस HF0, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोलेगी। तो इसकी वजह से बच्चा हमको आइंस्टीन ने समझाया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने बताया देयर शुड बी सम कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर आप इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे जाते हो तो आपको किसी किस्म की कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो नेगेटिव होगी, जो इम्पॉसिबल। चलो आगे चले। आगे बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ गया, दिस वाज HC अपॉन लैम्डा माइनस HC अपॉन लैम्डा नॉट। अब ये एक और चीज आ गई भाई, ये अब चीज क्या पंगा, ये पंगा बच्चा हमारे पास यहां पर आप फिर एक कॉन्सेप्ट लेके आए। बताओ आप किसका कॉन्सेप्ट लेके आए, द कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए वेवलेंथ बड़ी चाहिए कि छोटी चाहिए, तो लैम्डा शुड बी स्मॉलर देन लैम्डा नॉट, लैम्डा शुड बी स्मॉलर देन लैम्डा नॉट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूनिट्स। यहाँ पर बच्चा यूनिट्स नहीं संभाल पाता है, जब उसको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है या काइनेटिक एनर्जी जूल्स के अंदर है, और वर्क फंक्शन टीचर ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, वो ना समझते हुए भी यूनिट्स के अंदर गड़बड़ी करना शुरू कर देता है, और वो गड़बड़ी करता ही करता है बच्चा हमारे पास। और यहाँ पर हम बच्चों को सिखाते रह जाते हैं, अरे भैया, अरे लाल, ये पीले, अरे काले, देख ले एक बार कि यहाँ पर क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि जूल है, यहाँ पर किस में निकालनी है, जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, काके देख ले एक बार। बच्चा कहता ना, मैं तो अपनी मर्जी करूंगा, मैं अपनी मर्जी, मैं हो गया हूं समझदार, तू हट जा मेरे रास्ते से। अब मैंने +2 कर लिया आधी, +1 की हुई है पूरी, अब तो मैं कर रहा हूं +1 की रिवीजन, अब मेरे जैसा समझदार कौन है। वहीं पर बच्चे, जब वहीं पर वो बच्चा जो है गड़बड़ करनी स्टार्ट कर देता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, गड़बड़ स्टार्ट। जहां गड़बड़ स्टार्ट हुई वहां पर बच्चे आपके साथ प्रॉब्लम, सर आंसर नहीं निकल रहा, अरे सर आंसर नहीं निकल रहा, तैयारी मेरी पूरी है
लेकिन सर आंसर नहीं निकल रहा। बेटा ऐसे नहीं, यूनिट्स का भी ध्यान रखो। अब चलते हैं आगे। एक चीज बताता हूं, बड़ी मजेदार चीज बताता हूं, और वो चीज अगर आपको आज पता लग गई तो ये बच्चे सबसे इफेक्टिव शॉर्ट ट्रिक है, और ये बड़ी लंबी दूर तक जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। अगर मेरे पास लैम्डा एंगस्ट्रॉम के अंदर गिवन हो, लैम्डा कोई भी, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एंगस्ट्रॉम के अंदर होनी चाहिए। अगर मेरे पास लैम्डा एंगस्ट्रॉम के अंदर गिवन हो तो अब ध्यान से समझना, जो एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होती है, Hc अपॉन लैम्डा। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। इस एनर्जी को अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, नीचे लैम्डा, लेकिन ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। आप लैम्डा की वैल्यू डाल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी 2 मिनट में निकाल, लेकिन याद रखना वेवलेंथ गिवन होगी, और दूसरी बात वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम के अंदर होगी। आप 2 मिनट के अंदर उस लैम्डा से कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को 2 मिनट में निकालोगे। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा। जैसे मेरे पास यहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या है, मेरे पास टीचर बोल देता है कि ये एक लैम्डा है। कितनी लैम्डा है सर जी, 2000 एंगस्ट्रॉम, और इस लैम्डा, इस लाइट की एनर्जी निकालनी जिसकी ये वेवलेंथ है, लेकिन आपने एनर्जी ऑफ लाइट निकालनी है किसके अंदर, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी बताओ कैसे निकालोगे, 2 मिनट का काम है। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और नीचे 2000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम हुआ कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल। यहां पर मेरे पास ये कैंसल होके कितना आ जाएगा 6, और ये पॉइंट आपके पास 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ गई, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर अब टीचर पता है क्या करेगा, सर जी टीचर अब नैनोमीटर में दे, तो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे किया जा सकता है, फिर उसकी दिमाग लगा, 140 रहेगा। वो आपको फिर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें ये शॉर्ट ट्रिक पता है, आप बाकी बच्चों से आगे, बाकी बच्चा करता रहेगा 1.6, ये अफला टमका लगा रहेगा, अरे इसको 1.6 से डिवाइड कर दो, अरे ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। 12400 अपॉन लैम्डा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और नीचे एंगस्ट्रॉम। अगर ये तुम्हें क्लियर है, ये शॉर्ट ट्रिक बच्चे आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगे। बाकी बच्चे 10 मिनट लगाएंगे, आप 2 मिनट में क्वेश्चन निकाल दोगे, क्योंकि वो 1.6 से डिवाइड करेगा। मैंने आपकी प्रॉब्लम पहले ही चुटकी में हेल्प कर दी, मैंने आपको पूरा शॉर्टकट पहले बता दी कैसे आंसर निकाल। ओके, ये भी समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। तो इसका मतलब पहली चीज कि मुझे क्या अब वो ग्राफ समझ में आता है, जी सर, अब मुझे वो ग्राफ बिल्कुल समझ में आता है कि वो ग्राफ काम कैसे करेगा, वो ग्राफ कैसे काम करेगा। लेकिन उस ग्राफ के अंदर एक और चीज पता लगी, बताओ क्या पता लगी। अगर मैं उस ग्राफ के अंदर देखता हूं तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गई, तो ये बच्चा हमारे पास y = mx + c। बताओ इसकी स्लोप किसके बराबर है, काके इसकी स्लोप किसके बराबर है, जरा बताओ, इसकी स्लोप यानी टेंजेंट थीटा। जल्दी बोलो भाई, काके किसके बराबर है, ये बच्चे h बोले तो प्लैंक्स कांस्टेंट। इस वजह से सभी के सभी प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। इसी वजह से आप जहां पर भी ये कर्व बनाओगे स्लोप सबकी सेम होगी। देखो मैंने यहाँ पर सेम वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पर आइडेंटिकल वर्ड यूज नहीं किया। यहाँ पर सेम का मतलब होता हर लाइन यहीं पर लाई करेगी, हर लाइन यहीं लाई करेगी। ये आइडेंटिकल कर्व्स बन सकते हैं लेकिन स्लोप सेम रहेगी, सबकी टेंजेंट थीटा प्लैंक्स कांस्टेंट यानी h के बराबर रहेगी। नेक्स्ट वन, क्लियर है इतनी वाली चीज, क्लियर है इतनी वाली चीज, क्लियर है भाई काके, मैं तभी आगे चलता हूँ, यस सर। नहीं तो हम यहाँ पे टिके यस रहते। सर। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ, नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास क्या आता है, इन टर्म्स ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मुझे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी
मुझे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से ही तो काइनेटिक एनर्जी का पता लगता है, मुझे सपना थोड़ी ना आता है। मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाकर बोलता हूँ भैया तेरे पास इतनी एनर्जी है, तू इतनी पोटेंशियल पे रुका है, तो इससे ज्यादा तेरे पास एनर्जी नहीं हो सकती। अगर इससे ज्यादा एनर्जी होती तो मुझे पोटेंशियल और ज्यादा लगाना पड़ता। अगर इससे कम एनर्जी होती तो मैं इससे कम पोटेंशियल पे तुझे रोक देता। एक सिंपल सी बात है बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब हमारे पास क्या आ गया, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ऑफ एच म्यू नॉट। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ऑफ एच म्यू नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है? तो जरा देखते हैं बच्चा हमारे पास इसका ग्राफ अब आपके पास क्या, लेकिन इसमें भी बच्चे प्लीज यूनिट्स का ध्यान रख लेना। यूनिट्स ये जो आपको प्रॉब्लम में डालेगा। अगर यूनिट्स आपकी क्लियर हैं, यूनिट्स क्लियर है, पता क्या होता है कि बच्चों को अल्ले आपा केमिस्ट्री के अंदर पढ़े सीखो, केमिस्ट्री साडी बहुत बढ़िया, केमिस्ट्री तो आपा चक्के दे फटे, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, हम सानू फिजिक्स के अंदर तो आनी चाहिए। बेटा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। केमिस्ट्री के ये पॉइंट्स फिजिक्स से वहां पर गए हुए, ठीक है। इस वजह से फिजिक्स कहीं ना कहीं इसको सुपरसीड कर जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आएगा लेकिन केमिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पर ये वी नॉट आ गया बच्चे हमारे पास, और ये मेरे पास आगे फ्रीक्वेंसी जो कि म्यू नॉट के बराबर है। ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। अब बताओ कि इसकी स्लोप किसके बराबर है? जल्दी कोई बच्चा बताए, अब इसकी स्लोप किसके बराबर है? तो हमारे पास इसकी स्लोप किसके बराबर है? h अपॉन ई। इसकी स्लोप आपके पास किसके बराबर है? h अपॉन ई। इससे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिलिकेंस। मिलिकेंस कौन था? जिसने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन निकाला था। उनको पता लगा कोई आइंस्टाइन नाम का आदमी है, वो आइंस्टाइन नाम का आदमी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा रहा है और कुछ ऐसे बता रहा है। तो उसने बोला अगर ये आइंस्टाइन करेक्ट है तो उसके स्लोप जो वो निकाल रहा है उससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही निकलना चाहिए जो मैंने निकाला। और बेटा ये निकला, ये उसने निकाल कर बताया। और जब उसने निकाल कर बताया तो मिल्किंस ने बोला इस लड़के को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, बड़ा कमाल का काम किया। तो ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। लेकिन एक और बात, यहां पर अब मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है जो इस टर्म के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? अब उसका भी एक तरीका है, जरा देखो। तो ये आ जाता है h इंटू आपके पास म्यू इंटू एच इंटू म्यू नॉट के बराबर। तो v मैक्सिमम का आपके पास होल स्क्वायर एंड दिस विल बी 2 आपके पास h अपॉन m, और यहां पर म्यू माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास म्यू नॉट। एंड देयरफॉर मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ आपके पास 2h बाई m इंटू म्यू माइनस ऑफ म्यू। तो हमारे पास यहां पर अंडर रूट ऑफ 2h बाई m म्यू माइनस ऑफ म्यू नॉट, ये आपको एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। तो अब हमको कुछ चीजें अंडरस्टैंड होने लग जाएगी। मसलन टीचर बोलेगा मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो क्या होगा, मैं फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल कर दूं तो क्या होगा, आपकी एनर्जी में कितना फर्क आएगा, आपकी स्पीड में कितना फर्क आएगा। इतनी चीजें हमको यहाँ पर समझ में आनी शुरू हो जाती है। कल जब हम कल मिलेंगे, कल हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारे पास वाइंड अप हो गया। इसमें सिर्फ एक चीज रह गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और न्यूमेरिकल करने के बाद हम इसको कल इस चैप्टर को फिनिश ऑफ कर देंगे। तो चलिए बच्चे आज आप इसको पढ़ लीजिएगा। जी सक्षम बोलो बेटा। सही चैप्टर हो गया? हाँ बेटा ये चैप्टर इतना ही बच्चे, फोटो कल न्यूमेरिकल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो उसके फिर बाद अभी और कितना बचा है वैसे? अब बच्चे इसके बाद एटॉमिक फिजिक्स है, उसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, उसका स्पेक्ट्रम। ये बच्चे 2 दिन में हो जाता है, यानी कि अगला चैप्टर 2 दिन का है बच्चे। एक दिन न्यूमेरिकल का लगा लो, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है वो 3 दिन का है बच्चे हमारे पास, सेमीकंडक्टर वो भी 3 दिन का है। तो इतना बच्चे इफेक्टिवली हमारे पास बचे, ठीक है। चलिए ओके बच्चे, बाय।